Hi everyone, I am Narayana sir from Saraswati International Academy वापी. So dear students, जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 4 नाउ केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है. आज उसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं. और मैं बात करूँ तो इसके पार्ट 4 में, अगर पार्ट 4 की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो पार्ट 3 में हमने आपको जिन पॉइंट पर डिस्कशन हुआ था उसको रिमाइंड मैं करा देता हूँ, क्योंकि उसी से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर है. तो पार्ट 3 में जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन हुआ था वो एक था लुईस डॉट स्ट्रक्चर और दूसरा टॉपिक था जो ऑक्टेट रूल और इसके एक्सेप्शन. आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने वीडियो देखा होगा, और नहीं देखे तो ज़रूर देखें क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, मैं बता दूं कि केमिस्ट्री अधूरी है ये. इस चैप्टर के बगैर केमिस्ट्री अधूरी है. अगर आपने इसको नहीं अच्छे से पढ़ा, आपको नहीं आया, तो आप भूल जाना कि आगे केमिस्ट्री में आपको कुछ आने वाला है. तो ध्यान रखना इस चीज़ को. और आज हम फिर कुछ मॉलिक्यूल देंगे, कंपाउंड देंगे आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, और कुछ एग्जांपल में एज ए होमवर्क आपको देंगे और कुछ मैं करके वापस से दिखा रहा हूँ आपको. एंड देन आफ्टर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे जो हमारा होगा बॉन्ड पैरामीटर, और बॉन्ड पैरामीटर पे हमारा डिस्कशन चलेगा. सो स्टूडेंट, मैं वहीं से चालू कर रहा हूँ जहाँ से थर्ड लेक्चर को फिनिश किया था, और वो टॉपिक थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर. लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैं यहाँ कंपाउंड कुछ और मैं उठाता हूँ और इन पर डिस्कशन करेंगे. बहुत सारे कंपाउंड्स हैं यहाँ पर देखे जाएंगे तो ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे. तो मैंने राइट कर दिया जैसे H3 राइट, PO2, H3 PO3, H3 PO4, N2 क्लियर, O4, PO4 3 माइनस. ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो ये तो इसी का पार्ट आ जाएगा. नेक्स्ट C2H4, C2H2, C2H6, CH4 क्लियर, CH3 CHO, and PO4 3 minus, H2 SO3, H2 SO4, NaCl, MgCl2 क्लियर. नेक्स्ट HNO3, HNO2, एंड कुछ मॉलिक्यूल्स हमने ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके दिखा दिए पहले ही. तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आपको पता है कोवैलेंट कंपाउंड का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो इन सब के अबाउट हमें स्टडी करना है. सो होगा क्या पॉइंट्स इसका, तो इन पॉइंट्स के अबाउट जाऊँ मैं. तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या करते थे स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल करते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते थे. फिर उन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो जिनको एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लें, हर एक एटम उनको डिटेक्ट करते थे. जैसे इनर गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए हाइड्रोजन को 2, कार्बन को और बाकी एटम को 8, बेरिलियम के लिए भी हम वही बात करेंगे. तो मीनिंग क्या है यहाँ पर देखो. अब इसमें आपको और भी राइट कर दे रहे हैं, PCl5 है, अदर भी हैं. तो मैं एक कंपाउंड उठा ले रहा हूँ कोई, चलो H3PO2 उठा ले रहा हूँ मैं. डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वैसे भी. तो पहले तो हम राइट करेंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन. पहला मैं सिस्टम वापस रिमाइंड करा दूँ, बाकी मैं डायरेक्ट आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा. आप स्ट्रक्चर वैसे ड्रॉ करेंगे और सिस्टम पिछले क्लास वाला यूज करेंगे आप. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, 1 होता है, 3 टाइम है, प्लस फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, लास्ट ऑर्बिट में कितना है बेटा, 5 है, और ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट में 6 है, 2 टाइम है बेटा. तो दैट्स क्लियर. हाइड्रोजन का 1 हो गया, 3 टाइम हो गया, फास्फोरस का 15, 5 हो गया, ऑक्सीजन का 8 होता है, लास्ट में 6 हो गया. तो यहाँ पर 3 + 5 + 12, तो 12 5 17
321 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो मैं उसकी बात करूँगा। तो कितना चाहिए, एक हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो 3 टाइम है स्टूडेंट, और फास्फोरस को 8 हो गया, ऑक्सीजन को 8 × 2 हो गया। अब बात करेंगे तो 3 2 हो गया, टोटल 6, 8 + 16 क्लियर। तो 6 and 6 12 हो गया, तो 16 + 6 22 और 8 टोटल हो गए 30 इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे किसकी, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो मैं राइट करूँगा 30 माइनस कितना है 21 क्लियर, टोटल 9 पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसको ड्रॉ कर लेता हूं मैं, कैसे, फास्फोरस। अब ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 2 हैं। अब ये 9 पेयर कैसे आ रहा है, मतलब देखा जाए तो 9 8 10 इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, जैसे 3PO2 है, तो ऐसे में फास्फोरस का 5 और यहाँ पर 6 × 12 और 5 17 और सॉरी स्टूडेंट मिस्टेक है, सॉरी 20 है इलेक्ट्रॉन क्लियर। 12 5 17 73 मैंने बाई मिस्टेक 21 लिख दिया बेटा, तो यहाँ 20 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी स्टूडेंट। सो ऐसे में एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, तो फास्फोरस अपना 5 बॉन्ड बना लिया, हमने एक ऑक्सीजन को डबल दे दिया। अब एक हाइड्रोजन लगा दिया आप राइट, और ये हाइड्रोजन। तो सेंट्रल एटम जो है, सेंटर वाला एटम जो है इसमें देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलवेज लास्ट में होता है। आप बचे हुए हाइड्रोजन को भी क्या करेंगे, फास्फोरस अटैच कराएंगे, जिससे इस टर्म्स को फुलफिल हो जाता है, और देन हाइड्रोजन जो बचते हैं वो लास्ट में लगेंगे। सो दैट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कैलकुलेशन करना हमें बताना है, बट देखा जाए तो एक और मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ, H3PO3। अगर मैं बात करूँ H3PO3 दैट इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड, और फास्फोरस एसिड में वापस से निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 × 1 + 5 + 6 × 3, यहाँ हो गया 3 + 5 + 18 to 20, और ये 6 हो गए 26 इलेक्ट्रॉन। देन नंबर ऑफ नीडेड इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, जो नीडेड इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, उसकी बात करें तो क्या होगा, तो H3 एक हाइड्रोजन एटम को 2 चाहिए, 3 है तो 2 × 3 प्लस फास्फोरस का 8 हो गया बेटा चाहिए, एक ऑक्सीजन को 8 चाहिए, मतलब 8 लास्ट में रखना है, 3 है तो कितने हो गए 8 × 3, मतलब 6 + 8 + 24 स्टूडेंट, 24 + 6 30 और 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम राइट करेंगे कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 38 - 26, तो यहाँ से कितने मिलते हैं 2, और ये हो गया 1 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 बॉन्ड बनना है फास्फोरस का राउंड। कैसे, फास्फोरस हो गया। अब टोटल देख लेते हैं, यहाँ पर वापस से चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 3 हो गया, ये 5 हो गए, और ये 6 × 3 18 × 20 26, दैट्स राइट। नंबर ऑफ नीडेड इलेक्ट्रॉन 2 × 3 एंड प्लस फास्फोरस का 8, ऑक्सीजन का 8 × 3 24 और प्लस 6 हो गया राइट 30 38, माइनस कर ली 2 और 3 2 -1, तो फास्फोरस H3PO3। अब यहाँ पर हमने दिखा दिया OH
और यहाँ पर हो गया H। तो टोटल बॉन्ड के नंबर अगर देखे जाए तो हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं कितने 5 6, सो समटाइम्स इज नॉट एप्लीकेबल, बट 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं दिखा रहे हैं हम। क्लियर? तो इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो हो गए ये ड्रॉ करेंगे। अच्छा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, वापस से बैक जाता हूँ, मैं बैक जाता हूँ ये, क्योंकि हमने तो सिर्फ बॉन्ड के सेट पे इलेक्ट्रॉन दिखाए लेकिन बाकी चीज़ें दिखाई नहीं हैं, तो इनको भी मैं दिखा देता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर हो गई ये, और सेट पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये बता दिया। यहाँ पर देखते हैं इसका लुईस डॉट, दैट इज़ द डायस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। लुईस डॉट क्या होगा? फास्फोरस, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 4 डॉट पॉइंट, इनके एडिशनल इलेक्ट्रॉन दिखा दो आप। क्लियर? फिर हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, दैट्स ऑल। इनके एडिशनल इलेक्ट्रॉन भी दिखा दो, दैट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यही सेम थिंग यहाँ भी दिखाना हमें, बाकी में भी दिखाना है, तो अब मैं डायरेक्ट ड्रॉ करके सबको दिखाऊंगा। लाइक H3PO3, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हो गया, और ये हो गया इसका डैश लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर स्टूडेंट? डैश लाइन में आप देख लो 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका। ऐसे में इसमें लुईस डॉट ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, 2 डॉट पॉइंट, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, तो 2 डॉट पॉइंट दिखा दो। यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इनके एडिशनल इलेक्ट्रॉन, एंड फिर ये इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके बाद अगर पॉइंट्स जाए तो क्लियर है, हम बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं H3PO4। अब कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन बगैर करेंगे। हमें पता है कि H3PO4 में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फास्फोरस है। अब फास्फोरस की बात करूँ तो फास्फोरस सेंट्रल एटम हो गया, इस पे एक ऑक्सीजन मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, पहले बॉन्ड लाइन डॉट लाइन, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड देन यहाँ पर OH सिंगल बॉन्ड OH है और ये OH है, तो इसका डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट? फास्फोरस दिया, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। एंड देन आपका ऐसे ही हम करते जाएंगे और डॉट लाइन पॉइंट्स हम ड्रॉ करते जाएंगे, सबका यही पॉइंट्स होगा। N2O4 है। क्लियर? तो हम दिखाएंगे क्या कि नाइट्रोजन अपने अराउंड एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, तो ये स्ट्रक्चर हो गई अबाउट द नाइट्रोजन। तो कैसे दिखाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर? नाइट्रोजन के बीच में 2 डॉट पॉइंट, 2 सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? फिर नाइट्रोजन के इधर ये हो गया ऑक्सीजन, इधर भी हो गया ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इनके एडिशनल इलेक्ट्रॉन की बात करूँ मैं तो जो लोन पेयर है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इनके पास हर ऑक्सीजन के पास वो 4 है, यहाँ तो 6 है, क्योंकि शेयरिंग में इनका इलेक्ट्रॉन नहीं, इससे दोनों नाइट्रोजन का आ रहा है। तो दैट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का मतलब हमें इनके बीच में सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड पता होना चाहिए, और आसानी से उन सिंगल डबल बॉन्ड को, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 2 डॉट पॉइंट, डबल बॉन्ड है तो 4, एंड ट्रिपल है तो 6। लाइक इसमें से मैं क्रॉस बता रहा हूँ आपको, लाइक C2H4। मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो स्केलेटन स्ट्रक्चर कहाँ होगी? बिटवीन कार्बन होगी। ऐसे में यहाँ डबल बॉन्ड होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से हर एक एटम के 8 होने चाहिए, तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आप 2 एटम है तो हाइड्रोजन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 एटम है तो साइड में 3, बीच वाले में हमेशा 2 रहता है। अब इसकी डॉट स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। 2 कार्बन एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम हो गया ये। क्लियर? अब ऐसे केस में देखा जाए दैट्स ऑल। लाइक नेक्स्ट वन,
तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कितना डॉट पॉइंट स्टूडेंट? 6 डॉट पॉइंट, ये हो गया। सो ये हो गया लीज डॉट स्ट्रक्चर। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट। बहुत सारे कंपाउंड हैं, जितने भी आपको मिलते हैं सबको राइट करके वो सिस्टम यूटिलाइज करके सेट पे इलेक्ट्रॉन निकाल के ऐसे आपको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस आप करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ मैं, और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ तो मैं किस पॉइंट की बात करूँगा? अब टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए तो लीज डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे हमें फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड पैरामीटर, 2 पॉइंट्स आते हैं, तो पहले बॉन्ड पैरामीटर पढ़ेंगे। फॉर्मल चार्ज आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप प्रैक्टिस करेंगे। डाउट होगा तो आप ज़रूर हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप डाउट अपने सेंड करिए। क्लियर? डाउट सेंड करिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर तो एक पॉइंट्स यहाँ पर आता है बॉन्ड पैरामीटर से पहले लोगों को डाउट आएगा स्टूडेंट, वो है लैटाइस इंथैल्पी। बीच में वर्ड आ गया है लैटाइस इंथैल्पी, समटाइम्स इज आल्सो नोन एज व्हाट इज लैटाइस एनर्जी, या लैटिस एनर्जी भी पढ़ते हैं हम लोग। तो लैटाइस इंथैल्पी क्या है उसके अबाउट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लैटाइस इंथैल्पी किसको बोलते हैं, क्या है। तो इसको जानने के लिए अभी पहले हम करेंगे। तो लैटाइस इंथैल्पी है क्या? एक आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड आपको पता है कि सॉलिड फेज में आते हैं। एक आयनिक कंपाउंड में जो उसके आयंस हैं उनको इतनी हीट एनर्जी दो जिससे वो आयंस दोनों सेपरेट होकर गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाए, तो जितनी एनर्जी उसके लिए सप्लाई करते हैं उसे ही लैटाइस इंथैल्पी बोलते हैं। सो हम राइट करेंगे क्या यहाँ पर? द लैटाइस इंथैल्पी ऑफ, या सीधा सीधा राइट करेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट एनर्जी दैट required to an ionic compound that exists in solid state. The amount of energy that required to an ionic compound that exists in solid state to separate ions in gaseous state, is called lattice enthalpy. As example, NaCl, NaCl को ब्रेक करके यानी और Cl गैस फेज में लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डेल्टा H, दैट इज द साइन ऑफ इंथैल्पी, 788 किलो जूल पर मोल। तो 788 किलो जूल पर मोल ये वैल्यू हो गई। तो 788 किलो जूल पर मोल ये है लैटाइस इंथैल्पी। तो लैटाइस इंथैल्पी क्या होती है इस पॉइंट को देखें। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू सेपरेट द आयंस इन गैसियस फेज फ्रॉम आयनिक सॉलिड इज कॉल्ड लैटाइस इंथैल्पी। अब बात करेंगे स्टूडेंट, हमने बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी लेंदी भी है नो डाउट, बट यहाँ बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट सीखने वाले। मैंने बता दिया केमिस्ट्री में अगर ये नहीं पढ़ा आपने ना तो कुछ नहीं पढ़ा, आपको नहीं आने वाला कुछ। तो अब मैं एक हेडिंग चालू कर रहा हूँ आपको, बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर क्या है कि हमने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, हमें पता चल गया एटम सिंगल डबल ट्रिपल या आयनिक बॉन्डिंग स्टेटस है, तो वहाँ से रिलेटेड पॉइंट्स क्या होंगे।
और मैं बता दूं कि बॉन्ड पैरामीटर काफ़ी लेंदी हेडिंग है अगर देखा जाए, क्योंकि कुछ इसकी एक हेडिंग है बॉन्ड ऑर्डर जिसके बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम को देखा जाए, तो वो 2 बार पढ़ना है हम लोगों को, तो हम लोग उसको 2 बार पढ़ेंगे नो डाउट। बट पहले शॉर्ट में आपको बता दूं कि बॉन्ड पैरामीटर में कौन कौन सी हेडिंग हमें पढ़नी है। तो बॉन्ड पैरामीटर में हमें जिन हेडिंग पर डिस्कशन करना है उसमें है, एक है पहला बॉन्ड लेंथ, दूसरा है यहाँ पर बॉन्ड इंथैल्पी, तीसरा है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर और चौथा है यहाँ पर बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंगल, ये पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए जाऊँ मैं तो बॉन्ड एंडर जो है पॉइंट्स ये हैं क्या, इनके अबाउट देखते हैं। तो पहला पॉइंट मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ की बात करूँ मैं तो है क्या, बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो बॉन्ड लेंथ है क्या। तो इस पॉइंट की बात करूँ मैं तो बॉन्ड लेंथ क्या बोलते हैं, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई of a bonded atom, two nuclei of bonded atom in a molecules is called bond length। कोई भी मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें यहाँ पर तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में 2 एटम के बीच के न्यूक्लियस के इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को हम वर्ड देते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बात करें यहाँ पर तो इसको मेजर कैसे करते हैं, बोलते हैं कि इट इज डिटरमाइन बाय एक्स-रेज डिफ्रैक्शन मेथड या आइदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये पॉइंट्स के अबाउट बात करूं मैं तो अभी हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको बताया था, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इसके अबाउट बात हुई थी हमारी। अब बात करेंगे कि फिर बॉन्ड लेंथ का पॉइंट्स यहाँ क्या है। मैं एज ए एग्जांपल कुछ मॉलिक्यूल्स उठा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, तो उनकी बात करेंगे हम। क्लियर। तो बॉन्ड लेंथ एक एटम और उसके बीच में बात करें तो लाइक हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है इनका, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ये डिस्टेंस जो मेजर की गई बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन वो हमें मिली कितना, 74 पिकोमीटर। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है कितनी, 74 पिकोमीटर स्टूडेंट। तो ये 74 पिकोमीटर का दैट इज द बॉन्ड लेंथ। देन आफ्टर मैं अगले पॉइंट्स पर आता हूँ और बात करूँगा फ्लोरीन के लिए। राइट, हमारे पास एग्जांपल में मैं बात करूँ यहाँ पर तो फ्लोरीन है 144, क्लोरीन है 198। राइट, ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको पहले भी बताया गया है, 199 सॉरी। तो इनका बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हो गया, देखो फ्लोरीन F2 है, मैं बता रहा हूँ कि फ्लोरीन जो एटम है उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस से यहाँ तक का गैप क्या हो गया, ये गैप मेजर किया गया। इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे,
और 7 में से एक ही की शेयरिंग में आएगा क्योंकि 8 करने में एक ही की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से जब यहाँ की डिस्टेंस मेजर की गई ना स्टूडेंट एक्स डिफ्रैक्शन से, ये हमें मिला कितना 144 पिकोमीटर, दैट इज बॉन्ड लेंथ। यही बॉन्ड लेंथ है किसके बिटवीन, यही बॉन्ड लेंथ है बिटवीन फ्लोरीन टू फ्लोरीन, दैट्स ऑल। फ्लोरीन टू फ्लोरीन है, ये बॉन्ड लेंथ है। और नेक्स्ट पॉइंट है Cl2, राइट। Cl2 की बात करूं मैं आपको, ये रहा, तो यहाँ पर जब मैंने इस क्लोरीन को लिया तो दोनों क्लोरीन एटम के इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, न्यूक्लियस शेयरिंग के बाद दोनों के न्यूक्लियस के बीच का गैप जो मेजर किया गया वह 199 पिकोमीटर था। तो इसे वर्ड देते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, ये पॉइंट्स क्या है, और मैंने ये जो पॉइंट्स बताए आपको। तो द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बॉन्ड पैरामीटर की पहली हेडिंग है स्टूडेंट, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इट इज डिटरमाइंड बाय द एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। और यहाँ पर बात करें तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब का हमने एग्जाम्पल आपको दिया, राइट। तो ये हो गया क्या, बॉन्ड लेंथ। बट आपको स्टूडेंट एक चीज़ और मैं बता दूं कि बॉन्ड लेंथ को कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जिससे हम चेक करते हैं, और उन फैक्टर के बेस पर भी, जिनके बारे में शायद अभी आप पढ़े नहीं हो, टर्म है हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ पॉइंट्स अबाउट द बॉन्ड लेंथ कि फैक्टर दैट अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, पहला मैं राइट कर रहा हूं यहाँ पर साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, कहीं न कहीं एटम का साइज भी बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है। व्हाट वे, आई एक्सप्लेन इट। सो इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा। देखो पहला पॉइंट, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम increase with increase in size of atom, increase with increase in size of atom। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसका लास्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, तो शेयरिंग में न्यूक्लियस भी दूर होता जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, सिवलिंग इफेक्ट, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। लाइक अभी मैं आपको यहाँ पर राइट किया था कि किसी भी पर्टिकुलर एटम को देखकर साइज बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, आयोडीन और ब्रोमीन का उठा ले रहा हूँ। क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, H2, F2, Cl2, Br2, I2। आपको पता है इनको हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल केस है। एक ग्रुप किसके हैं, 7th A, मतलब 17 के एलिमेंट है। एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज। आपको बताया पिछले लेसन में। तो आपको यहाँ देखो कि हाइड्रोजन का साइज अभी मैंने बताया था कितना है, 74 पिकोमीटर, यहीं बताया। फ्लोरीन का बताया हमने अभी 144 पिकोमीटर है, राइट। और क्लोरीन के दो एटम के बीच में, क्योंकि डाउनवर्ड जाने पर फ्लोरीन क्लोरीन साइज बढ़ेगा, और क्लोरीन का ही बताया मैंने 199 पिकोमीटर, ब्रोमीन का है 228 पिकोमीटर, और फ्लोरीन का है 268 पिकोमीटर। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जा रही है, आयोडीन का साइज 268
8 नहीं सॉरी स्टूडेंट 267। देख लो, अब मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन टॉप पर है, फिर फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन। तो हम जैसे से डाउनवर्ड जा रहे हैं साइज एटम का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और बॉन्ड लेंथ भी देखो इनकी इंक्रीज हो रही है। तो पहला फैक्टर हमारा दैट अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ साइज ऑफ एटम। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, आई होप। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। तो साइज ऑफ एटम के बाद कहीं न कहीं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, डिक्रीज होती है विथ डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम। सेकेंड फैक्टर मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर, सेकेंड फैक्टर यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ, वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस का मीनिंग आपको पता नहीं है, बट मैं बता दूँ कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी सारी प्रॉपर्टीज हम एक ज्योमेट्री, एक स्ट्रक्चर को देखकर स्टडी बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे रेजोनेंस बोलते हैं। बाकी डिटेल आपको हेडिंग आएगी इस पैरामीटर के बाद। रेजोनेंस का मतलब यही होता है, समझ लेना, आप अपने पर, हम पर खुद अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारे नेचर कैसे होते हैं, हमारे घर में नेचर कैसे हैं, अलग है, पेरेंट्स के सामने अलग है, ग्राउंड में जाने अलग है, वहाँ बोलने के ढंग, मैनर, सब बॉडी लैंग्वेज चेंज, क्लासरूम में टीचर के सामने अलग है। तो दैट इज द रेजोनेंस। ऐसे कंपाउंड मतलब हमारे बारे में, आपके बारे में कोई पूरी प्रॉपर्टीज नहीं बता सकता। कब बताएगा, जब इन जगह पर हमारे साथ हो जाएगा, हम किस मूड में है, कैसे बात कर रहे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ रेजोनेंस। ऐसे कंपाउंड में भी होता है। मैं आपको बता दूं, जब कोई कंपाउंड रेजोनेंस बनाता है, ज़्यादा रेजोनेंस बनाएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ रेजोनेंस, अभी तो सिर्फ आप याद रखोगे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इंक्रीजेज देन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे रेजोनेंस जो बनाता जाएगा उसके एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी। दैट्स ऑल। अब हमने बता दिया अबाउट द फैक्टर, रेजोनेंस हो गया। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि हम बॉन्ड लेंथ को कैसे चेक कर सकते हैं, किसमें एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा या कम है। तो अगला फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं, मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कार्बन कार्बन सिंगल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है किसी भी कंपाउंड में। तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अगर मैं पिकोमीटर में मेजर करूं तो 154 पिकोमीटर है, इसकी 134 पिकोमीटर है, अप्रॉक्स 33 और ये जो है 120 पिकोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो बॉन्ड लेंथ है वो किस पर अफेक्ट करता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 120 है। तो इससे क्लियर हो जा रहा है मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा कहाँ है। मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है ट्रिपल बॉन्ड में, 3 है, ये डबल है और सिंगल। तो बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, दिस वन। तो जैसे जैसे दो एटम के बीच में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है, शॉर्टेन होती है। सो नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज दैट अफेक्टिंग द व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। वन इज द व्हाट इज साइज ऑफ एटम, सेकेंड रेजोनेंस मैंने बताया, एंड थर्ड इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, एंड नंबर 4 फैक्टर दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, इसी चैप्टर में हमें सीखना काफ़ी डिटेल में स्टूडेंट, तो वापस हम बताएंगे इसको। किसी पर हाइब्रिडेशन भी इफेक्ट करता है, sp, sp2 और sp3। जिस एटम पर sp हाइब्रिडेशन होता है वो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम मतलब साइड वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी। तो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन। कैसे, देखो बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जहाँ कार्बन के राउंड सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, चारों तरफ सिंगल, 4 सिंगल हो, काउंट कर लेना। हर सिंगल बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट, सिग्मा। चलो देखने का तरीका बता दे रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड, हर सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा। सिग्मा आपको हाइब्रिडेशन देखो, 4 सिग्मा
तो sp3 एक s और 3 p, 3 सिग्मा किसी का राउंड हो तो sp2 और 2 सिग्मा होंगे तो sp। अभी तक तो इतने के, आगे बहुत डिटेल है। तो आप देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल, मतलब इसके अराउंड चारों तरफ सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसलिए इस पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, sp3। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3, और आपको बताया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा है, तो sp3 की हाइब्रिडेशन की बॉन्ड लेंथ जिस सेटअप पे हो गई ज़्यादा होगी। फिर ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या है 134 पिकोमीटर। देखो sp2 हाइब्रिडेशन कैसे, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एट ए टाइम एक ही के अराउंड देखते हैं, दूसरे के नहीं। तो 3 सिग्मा है तो sp2 है, हो गया ग्रेटर। sp कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 पाई है, तो एक एटम में देखो इस कार्बन के अराउंड 2 सिग्मा, इस कार्बन के अराउंड, तो इस कार्बन के अराउंड 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडेशन है, तो दैट्स क्लियर है। बॉन्ड लेंथ देखो यहाँ पर कितनी छोटी है, 120 हो गया। तो दैट इज द नंबर ऑफ फैक्टर दैट अफेक्टिंग व्हाट इज दिस हाइब्रिडाइजेशन, sorry bond length। तो size of atom and then after resonance structure and then after multiplicity of bond, hybridization is the number of factor that affecting the what is bond length। अब बात करेंगे यहाँ पर हम इसी टर्म में, जिस पॉइंट पर डिस्कशन हमारा चलेगा, क्लियर, जिस टर्म पे डिस्कशन चलेगा वो है आपका बॉन्ड एंथैल्पी। सो अगला पॉइंट होगा हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। मैं इस फैक्टर को इरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड ही अगला पॉइंट्स हमारा है, इसलिए हम इसको इरेज नहीं कर रहे हैं। और बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है वो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट, क्लियर कर देते हैं, वापस से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर में जो है हमारा वो है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है और बॉन्ड एंथैल्पी होता क्या है मैं उसको बता रहा हूँ आपको। सो बॉन्ड एंथैल्पी, क्लियर। सो बॉन्ड एंथैल्पी की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू molecules to break 1 mole covalent bond is called bond enthalpy, क्लियर। एक मोल बॉन्ड बनाने के लिए या एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की जाती है या रिलीज होती है उसे बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। अगर बॉन्ड एंथैल्पी ब्रेक करने का है तो एंडोथर्मिक और रिमूव करना का है तो एक्सोथर्मिक। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू मॉलिक्यूल टू ब्रेक 1 मोल कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू व्हाट इज separated 2 atom in gaseous phase that attach to each other by single bond, double bond or triple bond is called bond enthalpy। so bond enthalpy को हम मेजर किस में करते हैं, it is measured in kilojule per mole। एज एग्जाम्पल हमने राइट कर दिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड में से यहाँ से दोनों को तोड़कर हाइड्रोजन एटम को फ्री करने के लिए गैसेस फेज में जो एंथैल्पी लगती है 435.8 किलोजूल पर मोल, दैट्स ऑल। यही सेम केस हम जाएंगे ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, दोनों को तोड़ना है हमें। ऑक्सीजन गैस एटम, ऑक्सीजन गैस एटम है और डेल्टा एच है यहाँ पर। और जो यहाँ एनर्जी लगेगी स्टूडेंट वो है 498 किलोजूल पर मोल एनर्जी।
एंड सेम नाइट्रोजन में जा रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को अलग करने के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी डेल्टा एच वो है 469 अप्रॉक्स जो वैल्यू है आप सॉरी 946 किलो जूल पर मोल। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है, अगर एटम के बीच में मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड की बढ़ती है तो बॉन्ड इंथैल्पी भी बढ़ती है। ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि यहीं तक है लिमिट इसकी। तो मैं राइट करूँगी यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग तो फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड इंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड इंथैल्पी, तो इसके लिए पहला हमारा यही रहेगा साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम यहाँ पर बात करूँ मैं, तो एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड इंथैल्पी स्टूडेंट। मतलब ये हो गया कि बॉन्ड इंथैल्पी जो होगी, या बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं इसको स्टूडेंट, डाउट में मत आना, और आइदर बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। मतलब एटम की बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे क्या होगी, बढ़ेगी, बॉन्ड इंथैल्पी कम होती जाएगी। क्लियर? तो देखो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की भी बात कर रहा हूँ मैं, तो इसकी बॉन्ड लेंथ इससे क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ इससे छोटी है, तो बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा है। क्लियर? एंड देन पहला फैक्टर हमारा आता है साइज ऑफ एटम। तो सेकंड फैक्टर मैं अभी बात कर रहा हूँ, रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने राइट किया, जो कंपाउंड जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी और उसकी बॉन्ड इंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड इंथैल्पी का टर्म्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट। एंड थर्ड फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मतलब यहाँ देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड इंथैल्पी है। मतलब कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों को अगर हम चेक करें तो बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म्स से जाएं हम। सो स्टूडेंट, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे बिटवीन टू एटम, मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती जाएगी, तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि टर्म्स यहाँ लिखा हमने, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड इंथैल्पी कम, मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, 154 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर और 120 पिकोमीटर। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ इसकी, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और यही सेम टर्म्स है, हाइब्रिडाइजेशन भी आपको बॉन्ड इंथैल्पी के अबाउट इंफॉर्मेशन दे सकता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है बॉन्ड इंथैल्पी को, तो मैं आपको बता दूं, जिस एटम पर sp हाइब्रिडाइजेशन है उसकी बॉन्ड इंथैल्पी ग्रेटर होगी देन किससे, sp2 से, ग्रेटर देन होगी किससे, sp3 से। क्योंकि sp बॉन्ड जो हाइब्रिडेशन रखता है एटम, उसके आजू बाजू के एटम से उनकी बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है। सो नाउ टू फैक्टर, आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने टू फैक्टर पे स्टडी किया है बॉन्ड पैरामीटर की, राइट? वो है क्या, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड इंथैल्पी। रिमेनिंग टू फैक्टर, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंगल, नेक्स्ट पीरियड लेक्चर नंबर 5 में हम लोग स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।